नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्र, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि एग्जिट पोल पर सभी समाचार चैनल व्यस्त हैं। 2-3 चैनलों पर मैं भी था, तो फिर अपने इस चैनल पर एग्जिट पोल पर क्या चर्चा करना। आज चर्चा है, राजनीति में कोई किसी का सगा होता नहीं है, यह बताने की बात नहीं है। समय समय पर आप देख रहे होंगे, आप यह देख रहे होंगे कि एक पार्टी, एक नेता का घोर विरोधी कल उसी पार्टी में जाता है और उस नेता का गुणगान करने लगता है, उसका तलवा चाटने लगता है, जिसका वो अभी कल तक खुलेआम विरोध कर रहा था। अरविंद केजरीवाल का राज्यसभा सांसद गुप्ता अखबार में विज्ञापन निकला है कि अरविंद केजरीवाल इतना रुपया का घोटाला किया है। 3 दिन बाद वो उसके पार्टी से राज्यसभा का सदस्य है और आज उसका वफादार बना हुआ है। मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, मोदी को पानी पी पी करके गाली देते थे, बुरा भला कहते थे, आज उनको देश का सर्वोच्च नेता बता रहे हैं। ये उदाहरण है, कितना नाम लूं। खैर, आज इन सब बातों की जरूरत इसलिए पड़ी कि एक नई तरह की लहर आप सुन रहे होंगे, जातीय जनगणना। जातीय आरक्षण से अभी देश बटा पूरा नहीं था। राजनीतिक दलों और देश के विरोधियों को यह बात खटका कि भाई, हम 1952 से लेकर के आज तक सनातन धर्म में जातीय विष इतना बोए हैं, लेकिन तब भी ये टूटे नहीं हैं। अब क्या किया जाए? तो वो जातीय आधार पर जनगणना करा करके अलग अलग कुनबा बांटने का प्रयास कर रहे हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जातीय उन्माद की शुरुआत 1990 में हुई है, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस को छोड़ करके अपना पार्टी बनाए जनमोर्चा, और उनके नेतृत्व में पूरा देश भर में चुनाव हुआ। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने देवीलाल को अपने पाले में लाया और चंद्रशेखर को धत्ता बता करके देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गए। कुर्सी पर तो विश्वनाथ प्रताप जी बैठ गए, लेकिन चल नहीं पा रहे थे। बड़ा मुश्किल था, हर कदम पर चंद्रशेखर राव रूपी रोड़ा उनके सामने खड़ा था। उसका उन्होंने काट देखा कि भाई क्या करें। उधर भारतीय जनता पार्टी बाहर से उनको समर्थन दे रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर अपना समर्थन जुटा रही थी राम रथ के माध्यम से। राम रथ पर सवार अटल बिहारी वाजपेयी के सिपाही और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सबसे बड़े कद्दावर नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी, जिनको भाजपा का सबसे फायर ब्रांड नेता कहा जाता है, वो पूरे देश भर में अयोध्या चलो की रथ लेकर के देश भर में घूम रहे थे। देश भर में हिंदू ध्रुवीकरण से परेशान विश्वनाथ प्रताप सिंह कुछ करते, इसके पहले उनके दिमाग में चंद्रशेखर और आडवाणी दोनों तरफ से 2 परेशानियां थी। पार्टी के अंदर चंद्रशेखर और पार्टी के बाहर आडवाणी। विश्वनाथ प्रताप को लगा कि भाई, इसको सबसे बढ़िया उपाय होगा मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू करके कमंडल का काट मंडल ही हो सकता है, क्योंकि कमंडल ने सारे मंडलवादियों को एक कर दिया था। क्योंकि भगवान राम सबके आराध्य हैं। पिछड़ी की राजनीति करने वाले मुलायम सिंह भगवान राम की पूजा करते हैं। लालू प्रसाद यादव के घर का छठ तो पूरे टीवी और मीडिया में दिखाया जाता है। और अभी वो बैजनाथ धाम और बाबा धाम की यात्रा किए हैं, जेल यात्रा से आने के बाद, वो सब आप देख ही रहे हैं। तो जाति चाहे जो भी हो, भगवान सबका एक ही है। इससे कई लोग परेशान थे। उन्होंने क्या किया कि भाई, इसको काट करने के लिए विश्वनाथ प्रताप ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी। पहले मंडल आयोग के रिपोर्ट पर चर्चा कर लेते हैं। मंडल आयोग का स्थापना तब हुआ जब देश में मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री थे और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर थे। उस पार्टी को खड़ा करने बनाने में और जो मुख्य सूत्रधार थे, वो थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण। यह तीनों लोग पिछड़े वर्ग से नहीं आते, यह ध्यान देने वाली बात है। जो लोग अपने आप को मंडल मसीहा कहते हैं, पिछड़ों के मसीहा कहते हैं, वो यह बात जान ले कि पिछले समाज की भलाई की चर्चा
भलाई की सोच और भलाई की बात जब जब हुई है और जिस जिसने किया है वो एक भी पिछड़ा समाज से नहीं था। मंडल आयोग के जो जन्म हुआ उस वक्त चंद्रशेखर क्षत्रिय समाज थे, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मुरारजी भाई देसाई पिछले नहीं थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण लाला थे, जिनको स्वर्ण समाज में माना जाता है। उनके चेला लालू प्रसाद यादव जो भूला बाल खत्म करते ना, भूरा मतलब भूमिहार, राजपूत, बनिया और लाला, तो उसमें से लाला थे, कैश थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, स्वर्ण समाज से आते हैं। लालू प्रसाद उनके चेला थे, भूला बाल खत्म करते हैं, उसमें का एक बाल मतलब एक ये भी थे लाला जी। और जब यह रिपोर्ट लागू हुआ तो लागू करने वाला प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी क्षत्रिय राजपूत थे। जिस वजह से लागू की आप एक बात कह सकते हैं, उनको डर श्रद्धेय चंद्रशेखर से लग रहा था, तो पार्टी में अपनी बात ऊंची रखने और चंद्रशेखर के बढ़ते वर्चस्व को काटने के लिए उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू किया। मतलब जो एक जिम्मेदार आदमी थे, जिनको जिम्मेदार माना जाएगा, वो चंद्रशेखर थे, राजपूत थे। हालांकि यहाँ चंद्रशेखर दो जगह रिस्पॉन्सिबल है मंडल आयोग के, एक लागू करने में और एक बनवाने में। मतलब एक क्षत्रिय ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की और पिछड़े समाज के लोगों की भला सोचा। जिम्मेवार भी वही है और जिम्मेदार भी वही है। अब आते हैं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लग गई, मंडल कमीशन रिपोर्ट बन गया। अब मंडल मसीहा के रूप में विश्वनाथ प्रताप की छवि पूरे देश में हुई। देश भर में पक्ष और विपक्ष में पूरा प्रदर्शन हुआ। कई लोगों ने आत्मदाह किया, कई जान माल का नुकसान हुआ, वो एक अलग मैटर है। आज जो सबसे महत्वपूर्ण मैटर है वो ये है कि 1990 में मंडल के जन्म के बाद पिछड़े की राजनीति में उभार आया और पिछड़े समाज से कई नेता बने। यहां तक कि आज के जो प्रधानमंत्री है, देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक, वो अपने आप को पिछड़ा घोषित कर चुके हैं और कह रहे हैं कि मैं पिछड़ी जाति से हूं। मतलब पिछड़े जाति की राजनीति में वर्चस्व इतनी ज्यादा है कि एक आदमी जो पिछड़ा नहीं है वो अपने आप को पिछड़ा बता रहा है। वो पिछले समाज के राजनीति में बढ़ते वर्चस्व का परिचायक है। वो हुआ क्यों? विश्वनाथ प्रताप के मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने से। नहीं तो जब तक विश्वनाथ प्रताप ने इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया तब तक कांग्रेस सरकार इसको इस फाइल पर धूल बैठाई जा रही थी और एक स्थिति इतना आता कि फाइल से मोटा धूल हो जाता, किसी को दिखता नहीं कि कोई मंडल कमीशन नाम की कोई फाइल दबी हुई है कहीं कोने में, अलमारी में, दिमाग खा रहा है, हो भी नहीं पाता। जिस विश्वनाथ प्रताप के वजह से उत्तर प्रदेश, बिहार में पिछड़े समाज के लोग राजनीति में आए, इस स्थिति में है कि आज जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं कि पिछड़े समाज की असली स्थिति की पता चल सके। और उनको यह अनुमान है, वो इनको आशंका है या गलतफहमी है कि शायद पिछले वर्ग की राजनीति की गणना हो जाएगी तो हम ही देश में राज करेंगे, क्योंकि बाकी कोई नहीं रह पाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या पिछड़ों की है। उसका जो सूत्रधार थे, उसके जो जिम्मेदार थे, वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। लेकिन कहीं भी किसी भी टीवी बहस में, किसी भी समाचार चैनल के कतरन पर, सोशल मीडिया पर आप विश्वनाथ प्रताप के जन्मदिन और पुण्यतिथि पर कोई बड़ा कार्यक्रम, कोई बड़ा आयोजन, कोई बड़ा लेख नहीं सुनते देखते होंगे। टीवी पर प्रधानमंत्री के जन्मदिन का 4 दिन से तैयारियां चलती रहती है। प्रधानमंत्री के माता जी के देहांत का टीवी पर आया, इंदिरा जी का आता है, राजीव जी का आता है, कई लोगों का आता है, लेकिन विश्वनाथ प्रताप का नहीं आता। विश्वनाथ प्रताप का क्यों नहीं आता ये मैं नहीं जानता और मैं बताना भी नहीं चाहता। लेकिन एक बात जो हुई है वो विश्वनाथ प्रताप के पक्ष में जाती है और ये एक नई तरह की राजनीति का शुरुआत है। सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु एक राज्य है जिसके मुख्यमंत्री हैं स्टालिन। हिंदी पार्टी के नेता विश्वनाथ प्रताप, वो बस देश के प्रधानमंत्री हो गए हो, लेकिन उनकी जो एक्सेस थी वो हिंदी पट्टी में थी, हिंदी भाषी में थी। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, केंद्र में वित्त मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री तक पहुंचे, लेकिन थे तो ओरिजिनल उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के मांडा इलाहाबाद के एक आदमी का तमिलनाडु में आदमकद प्रतिमा चला। यह अपने आप में एक राजनीतिक बहस है, राजनीतिक वजह है और राजनीतिक जरूरी है। वह क्यों है, आज कुछ मिनट तक इसी पर चर्चा करेंगे। मित्रों, जहां विश्वनाथ प्रताप के राजनीति को आधार मान करके आज लालू प्रसाद का पूरा परिवार राजनीतिक रूप से पल रहा है, मुलायम सिंह का पूरा परिवार राजनीतिक रूप से पल रहा है,
और कई लोग अपना राजनीतिक मुकाम प्राप्त कर चुके हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए इकट्ठा कर चुके हैं राजनीतिक प्रतिष्ठा, राजनीतिक कद, राजनीतिक स्थान, धन भी। उनमें से किसी को यह ख्याल नहीं आया कि विश्वनाथ प्रताप का एक आदमकद प्रतिमा छोड़िए, एक विश्वनाथ प्रताप की कहीं तस्वीर भी लगाई जाए। यह याद आया तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को। अब सवाल है कि स्टालिन का जो वोटर है, जो मतदाता है, उसमें से मैक्सिमम लोगों को विश्वनाथ प्रताप के विषय में पता ही नहीं है। तो जब पता ही नहीं है तो आखिर आदमकद प्रतिमा स्टालिन को क्यों लगानी पड़ी? वो लगा करके क्या साबित करना चाहते हैं? और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की प्रतिमा लगाते वक्त स्टालिन ने अपने इंडिया गठबंधन के किसी को नहीं बुलाया सिवाय अखिलेश यादव के। एकमात्र अखिलेश यादव को निमंत्रण गया था कि आप आइएगा, विश्वनाथ प्रताप जी का प्रतिमा का अनावरण करना है। यह और भी बड़ा दिलचस्प मामला है क्योंकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, ममता बनर्जी है, मायावती है, मतलब तमाम लोग हैं ना मोदी के बाद, और सभी लोग पिछड़े वर्ग की राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार तो अपने आप को प्रधानमंत्री की दावेदारी तो कर ही चुके हैं कि मैं ही प्रधानमंत्री हूं, पिछड़े समाज से आते हैं और पिछड़े की राजनीति पर उनकी राजनीति है। यहां तक कि उन्होंने पिछड़े में भी अति पिछड़ा बनाया है और पिछड़े से उनका मन नहीं भरा तो एक अति पिछड़ा बनाया है और अति पिछड़े का राजनीति पर अब तक टिके हुए हैं। उस स्थिति में विश्वनाथ प्रताप के प्रतिमा का अनावरण या प्रतिमा का स्थापना नीतीश कुमार के मन में क्यों नहीं है? लालू प्रसाद के मन में क्यों नहीं है? मायावती के मन में क्यों नहीं है? मायावती ने तो पूरा नोएडा और लखनऊ में मूर्तियों का जाल बना दिया है। एक हाथी हटा करके विश्वनाथ प्रताप को बैठा देती या उस हाथी पर विश्वनाथ प्रताप को बैठा देती। विश्वनाथ प्रताप राजपूत है, राजा हाथी पर चला करते तो उसमें क्या दिक्कत थी? काशीराम का एक प्रतिमा कम नहीं होता, एक जो अलग खाली हाथी बैठी हुई है, एक हाथी पर विश्वनाथ पर बैठा देती, कहने के लिए कि देखिए दलित के साथ साथ हम पिछले राजनीति को उभार देने वाले मंडल मसीहा को भी हम सम्मान दे रहे हैं। जितना अखिलेश यादव ने अपने पिताजी के चरण चादुकार करने में, मूर्ति पूजने और पूजवाने में लगाया है, अपने ऑफिस में एक विश्वनाथ प्रताप की तस्वीर नहीं है अखिलेश यादव के। वहां पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की तस्वीर नहीं है, लोहिया जी की तस्वीर है, जनरल सिंह की तस्वीर है, मुलायम सिंह की तस्वीर है, लेकिन ना तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की तस्वीर है उनके यहाँ और ना ही विश्वनाथ प्रताप की तस्वीर है। यही हाल नीतीश कुमार का है, यही हाल लालू यादव का है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को क्यों जरूरत पड़ी, ये अंतिम बात। मित्रों देखिए, राजनीति में बेमतलब का कुछ नहीं होता। राजनीति में कुछ होने का मतलब होता है, कारण होता है, वजह होता है। मतलब यह है कि स्टालिन का जो राजनीति है वो हिंदी विरोध की राजनीति है, मतलब पूरा तमिल ही हिंदी विरोध पर टिका हुआ है। आज भी समय समय पर वहां पर कोई हिंदी बोल देता है तो उसको प्रताड़ित किया जाता है। बिहार के एक यूट्यूबर को तमिलनाडु में हिंदी बोलने की प्रताड़ना पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि वहां पर वो रिपोर्ट करने गया था कि हिंदी भाषी मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, कहीं मार पिटाई भी हो रही है। उसी पर मनीष वहां गया था कवर करने के लिए, तो आज तक वो पोटा सोटा और पता न कौन कौन एक्ट में बंद है, जैसे कोई बहुत बड़ा देश विरोधी कार्य किया हो। वो हिंदी की लड़ाई और हिंदी वाले लोगों की बात रखने गया था, इसी वजह से उसको प्रताड़ना झेलना पड़ा, आज भी जेल में है। तो मित्रों, इन सब चीजों को दरकिनार कर विश्वनाथ प्रताप की प्रतिमा लगाने के पीछे स्टालिन का एक तीर से कई निशाना है। पहला निशाना ये कि वो हिंदी भाषी लोगों को यह मैसेज देना चाहते हैं कि जो पीछे हुआ वो पास्ट है, भविष्य अब हमारे साथ है। हम हिंदी भाषी नेता का सम्मान करते हैं। दूसरा, पिछड़े वर्ग की राजनीति, द्रविड़ राजनीति पर तो पूरा तमिलनाडु की राजनीति टिकी हुई है। यहां तक उनके पार्टियों का नाम भी द्रविड़ होता है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और अना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, मतलब द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को टूट करके जब अलग पार्टी बनी तो उसका नाम अन्ना रखा गया, सिर्फ अन्ना जुड़ा, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, अन्ना वहां बड़े भाई को कहते हैं। तो एक छोटा भाई मुनेत्र कड़गम है और एक बड़ा भाई द्रविड़ है, मतलब दोनों द्रविड़ी राजनीति है और द्रविड़ दलित राजनीति को कहते हैं। द्रविड़ राजनीति के मसीहा के रूप में वहां के लोग पूजे जाते हैं। फिर एक पिछड़ा मसीहा को वहां लगाने के पीछे क्या उद्देश्य था? वह यह था कि कहीं स्टालिन यह बताना तो नहीं चाहते कि भाई इंडी गठबंधन में ममता बनर्जी राहुल को पसंद नहीं करें, राहुल ममता बनर्जी को पसंद नहीं करें, केजरीवाल का कहीं कोई काम नहीं हो सकता है, केजरीवाल जेल यात्रा पर चला जाए, तो एक मैं भी हूं और मेरे को भी देखा जाए। और मैंने विश्वनाथ प्रताप की प्रतिमा को अपने तमिलनाडु में स्थापना करके उत्तर भारतीयों को ये बताने के लिए दे दिया है कि देखिए, सबसे पहला राज्य
तमिलनाडु है जहां विश्वनाथ प्रताप को सम्मान दिया गया। दूसरा एक ये भी है कि केसीआर का जो टीएसआर पार्टी था अब वो बीएसआर पार्टी हो गया है। मतलब जहां वो तेलंगाना विकास परिषद नाम था, वो भारत विकास हो गया है। और पूरे भारत में, दिल्ली में बाकायदा तामझाम के साथ पार्टी की ऑफिस खोली गई है और पूरे भारत में पार्टी की विस्तार की योजना है। के चंद्रशेखर राव का पूरा भारत प्रेम दक्षिण भारत में पूरे राजनीतिक ध्रुवीकरण की धुरी बनती जा रही है। कहीं स्टालिन को यह भी तो आशंका नहीं है कि कहीं केसीआर हमसे आगे ना बढ़ जाए, और अगर केसीआर एक छोटे से तेलंगाना से पूरे देश में राजनीति करने की सोच रहे तो तमिलनाडु तो खैर बहुत से बड़ा राज्य है। इन सब चीजों को देखते हुए 3 प्रश्न जन्म ले रहे हैं। पहला कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं, मौका आता है, मुद्दे आते हैं तो राजनीति मंशाएं बदलती रहती हैं, राजनीतिक खेमा बदलता रहता है। और दूसरा कि उत्तर भारत के एक नेता को दक्षिण भारत में प्रतिमा अनावरण करने की क्या जरूरत पड़ी, वहां पर एक प्रतिमा स्थापित करने की क्या जरूरत पड़ी। क्या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का भारत में विस्तार की कोई योजना है? और हिंदी पट्टी में विश्वनाथ प्रताप जैसा मंडल मसीहा से बड़ा उनके पास कोई इन्वेस्टर नहीं था लोगों को ये बताने के लिए कि मंडल मसीहा को सबसे पहली बार सम्मान मैंने दिया है। और ये सच्चाई भी है कि पूरे भारतवर्ष में जहाँ के प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप, और पूरे भारतवर्ष में पिछड़े राजनीति में उभार लाने, पिछड़े राजनीतिक रूप से सक्रिय करने में विश्वनाथ प्रताप के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। बल्कि मैं कहूंगा कि ओनली वन मैन, अगर दलित राजनीति को काशीराम जी ने उभारा है और आज अंबेडकर जी की जय जयकार हो रही है, तो पिछड़े राजनीति को विश्वनाथ प्रताप ने उभारा है और उनकी जय जयकार होनी चाहिए, वो हुई नहीं। तो ये जो वैकुंठ बना है, ये जो खालीपन बना है, उसको भर करके स्टालिन उत्तर भारत के राजनीति में प्रवेश करने का विचार बना रहे हैं, अपना विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अनायास उनको अपने पिताजी की जगह विश्वनाथ प्रताप की प्रतिमा लगाने की क्या जरूरत पड़ गई, तब जबकि उनका वोटर विश्वनाथ प्रताप को पहचानता भी नहीं। वहां का कोई जागरूक वोटर होगा जो विश्वनाथ प्रताप को प्रधानमंत्री हो जाने को वैसे जानता होगा, लेकिन जागरूक लोग तो वैसे भी मतदान करने नहीं आते। मतदान तो वही करने आते हैं ना जिनको 2 किलो चावल लेना होता है, और 2 किलो चावल वाला विश्वनाथ प्रताप को जानता होगा। यह बात तो मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि संभव ही नहीं है, क्योंकि विश्वनाथ प्रताप वहां छपते नहीं होंगे। तमिलनाडु में और दक्षिण के भाग में दिल्ली की खबर बड़ी छोटी रूप में छपती हैं। वो जैसे हम लोग एक शुद्धि पत्री और विज्ञापन जैसे को इग्नोर करके दूसरा पढ़ते हैं, उसी तरह से तमिलनाडु के लोग पढ़ते हैं। यह सब क्या है यह देखने को मिलेगा। लेकिन स्टालिन को विश्वनाथ प्रताप को सम्मान देने के लिए बधाई देनी चाहिए, और मैं बधाई दे रहा हूं। हालांकि स्टालिन के बेटे ने जो पाप किया है सनातन के विरुद्ध बोल करके, उसको हमने क्षमा नहीं किया है। ना तो उसके लिए उसके बेटे को क्षमा किया है, ना ही स्टालिन को क्षमा किया है। स्टालिन और स्टालिन का पूरा परिवार क्षमा के युग नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई आदमी बढ़िया काम करता है उसकी तारीफ होनी चाहिए, और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का प्रतिमा लगा करके स्टालिन ने जरूर तारीफ बटोरी है, और मैं उसका तारीफ कर रहा हूं। और प्रश्न मुंह बाय खड़ा है कि अखिलेश क्यों। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आज सिर्फ स्टालिन पर चर्चा करते हैं। तो स्टालिन को बहुत बहुत बधाई के साथ आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। मैं राकेश परमार फिर कल किसी मुद्दे पर आपके सामने आऊंगा। वीडियो पसंद हो तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी समूह में साझा करें, क्योंकि साझा करने से लोगों को यह जानकारी होगी कि दलित और पिछड़े के राजनीति की शुरुआत करने वाले मंडल मसीहा विश्वनाथ प्रताप की प्रतिमा सबसे पहली बार अगर कहीं लगा है तो तमिलनाडु में लगा है, और सबसे पहली बार किसी ने लगाया है तो स्टालिन ने लगाया है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।